सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस इवेंट में स्वागत है। आज हम अम्ल और क्षारकों में क्या समानताएं हैं इनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अम्ल और क्षार में क्या क्या उनके गुण थे, उनमें क्या यानी भिन्नताएं हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। जैसे कि अम्ल नीली लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो ये तो थी अम्ल और क्षार के अंदर विभिन्नताएं। लेकिन अम्ल और क्षार में क्या ऐसे गुण भी हैं जो अम्ल में भी है और क्षार में भी है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अम्ल और क्षार में क्या क्या समानताएं हैं। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन बोलो चाहे H3 हो, यानी हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ये आयन विद्युत का वाहक होते हैं। देखो, विद्युत का चालन दो प्रकार से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा और या आयनों के द्वारा। वो आयन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं धन आयन और या हो सकते हैं ऋण आयन। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक हमने कांच का बीकर लिया है, इसमें नीचे ये रबड़ का कॉर्क रख दिया है और इसके दो कीलें लगा दी है और इसमें ये अम्ल डाल दिया, तनुकृत अम्ल, यानी ऐसा अम्ल का जलीय विलयन। इस अम्ल में कुछ मात्रा पानी की डाली हुई है, क्योंकि अम्ल में जब अपन जल इसमें मिलाएंगे तभी आयनीकृत होगा। क्योंकि अम्ल के H+ आयन पानी के साथ ही रह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर H3O+ लिखा है। H2O है और प्लस ये हाइड्रोजन आयन है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर जो बीकर में जो अम्ल लिया गया है वो अम्ल कैसा है, वो यानी डाइल्यूट एसिड है। ये कील है, इसके दो तार लगा करके बैटरी से जोड़ दिया गया, 6 वोल्ट की बैटरी। ये बल्ब है, ये स्विच है और इस प्रकार से ये एक यानी परिपथ का निर्माण किया गया है। तो जैसे ही यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लग जाता है। इसका मतलब ये जो इसमें जो करंट आ रहा है ये इस जलीय विलयन में होता हुआ ये जो लोहे की कील है यहाँ से होता हुआ वापस इसका परिपथ पूरा हो जाता है। अगर परिपथ पूरा नहीं होता तो ये बल्ब ऑन नहीं होता। इसका मतलब ये जो अम्ल का जलीय विलयन है इसमें हाइड्रोजन जो आयन है, हाइड्रोनियम जो आयन है, ये आयन विद्युत का संचालन कर रहे हैं, विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जा रहे हैं। तो विद्युत का चालन दो प्रकार से हो सकता है, आयनों के द्वारा, धन आयन या ऋण आयन। तो ये जो हाइड्रोनियम जो आयन है ये आयन किस प्रकार के हैं, ये आयन धन आयन है। तो विद्युत का चालन दो प्रकार से, इलेक्ट्रॉन द्वारा, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किस में पाए जाते हैं, मेटल के अंदर। जो धातुएं होती सभी उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। और आयन के द्वारा, तो कौन से आयन, या तो होते हैं धन आयन या ऋण आयन। अब इसमें एक प्रश्न बनता है कि जैसे कि ग्लूकोज और एल्कोहल, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 और एल्कोहल का सूत्र है C2H5OH, एथिल एल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है। अपन कह रहे हैं कि अम्लों में हाइड्रोजन होता है, इसलिए हाइड्रोजन आयन बनते हैं। तो हाइड्रोजन तो इसके अंदर भी है, जैसे कि ग्लूकोज के अंदर भी 6 हाइड्रोजन है, नहीं इसके अंदर एल्कोहल में भी 6 हाइड्रोजन है और ग्लूकोज के अंदर 12 हाइड्रोजन है। तो ग्लूकोज और एल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन ये जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देते हैं, इनमें विद्युत का चालन नहीं होगा। ग्लूकोज और एल्कोहल के जो जलीय विलयन होंगे उनमें विद्युत का चालन नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देते हैं। जब ये हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन ही नहीं देते हैं तो ये आयन विद्युत का संचालन एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे करेंगे, यह संभव है ये,
क्योंकि ये सहसंयोजी यौगिक है। अब बात आती है कि ये हाइड्रोजन आयन क्यों नहीं देते हैं। तो ये सहसंयोजी यौगिक हैं, ये आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके इन यौगिकों का निर्माण हुआ है। जबकि अम्ल और क्षार जो हैं वो किस प्रकार के यौगिक हैं, आयनिक यौगिक है। तो जब वो यौगिक ही आयन से मिलके बने तो वो जलीय विलयन में आयन देते हैं। और ग्लूकोज और अल्कोहल ये सहसंयोजी यौगिक है, इनके बंध इतने मजबूत होते हैं कि ये जल में वियोजित नहीं होते हैं और आयन नहीं देते हैं। इसीलिए ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब देखें अम्लों में धन आयन और ऋण आयन। जो अम्ल होते हैं उनके अंदर कौन कौन से आयन होते हैं, वो दो आयनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे HCl में ये H+ आयन और ये यानी क्लोराइड माइनस आयन। इसी प्रकार से HNO3 में ये H+ आयन और NO3- ये नाइट्रेट आयन। CH3COOH ये एसिटिक एसिड, इसमें भी H+ आयन और CH3CO- आयन। ये H2SO4 इसमें हाइड्रोजन आयन और ये सल्फेट आयन। तो ये जो अम्ल होते हैं, अम्ल का जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो जलीय विलयन में अम्ल अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, ये आयनों में बट जाता है, इसके आयन अलग अलग हो जाते हैं। और जब ये आयन अलग अलग होते हैं तभी विद्युत का चालन संभव है। इसीलिए अम्ल जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अब आ रहा क्षार के बारे में। क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्षार भी एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक देखो, इसमें सोडियम आयन और इसमें हाइड्रोक्साइड आयन। ये सोडियम Na+OH-। Na+ क्यों आया, क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा इलेक्ट्रॉन मतलब ये दूसरों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसीलिए आयनों का निर्माण हुआ। जबकि सहसंयोजी यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इलेक्ट्रॉन दोनों ओर उनमें काउंट होते हैं। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वापस यहाँ आ गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, ये भी एक प्रकार का क्षार है। तो यहाँ देखो कैल्शियम आयन और यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये क्षार के और अम्ल के आयन हैं। अब जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का क्या होता है कि जैसे अम्ल और क्षार का यानी जलीय विलयन बनाया जाए तो क्या घटना होती है। जलीय विलयन में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जल के बिना अम्ल से H+ आयन पृथक नहीं होते हैं। जैसे अगर शुष्क HCl गैस है, शुष्क HCl गैस को जब अपन लिटमस पेपर के ऊपर उसको डालते हैं तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है, क्योंकि शुष्क HCl गैस हाइड्रोजन आयन नहीं देती है। और हाइड्रोजन आयन जब नहीं देती है तो एसिड का जो गुण है वो वहाँ प्रदर्शित नहीं होगा और नीला लिटमस पत्र लाल नहीं होगा। तो जलीय विलयन में ही अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होने के कारण ही अम्ल अपना इफेक्ट बताता है। तो जल के बिना अम्ल से H+ आयन पृथक नहीं किया जा सकता है। ये H+ जो आयन होते हैं हाइड्रोजन आयन, ये जल के साथ में जुड़े होते हैं। जब ये जल के साथ में जुड़े हुए होते हैं तो इनको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर मिलाया गया जल, तो हाइड्रोनियम आयन H3O ये ऐसे बना H+ H2O। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, जल के अणुओं के साथ मिलकर के रहते हैं। जैसे ही किसी अम्ल का जलीय विलयन अपन करते हैं तैयार, तो अम्ल के जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, वो जल के अणु के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। जैसे H+ H2O तो H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसमें अम्ल के H+ जो आयन है वो जल के साथ मिले हुए हैं। जलीय विलयन में क्षार, अगर किसी क्षार का जलीय विलयन अपन करें तो NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी सॉलिड स्टेट है। इसके अंदर जब अपन मिलाते हैं जल तो सोडियम आयन बनते हैं। देखो सोडियम आयन भी एक्वेटिक है, यानी इसका जल में घुले हुए हैं। और OH आयन भी एक्वेटिक है, यानी OH आयन जो है हाइड्रोक्साइड आयन वो भी जल में
मिले हुए हैं। इसी प्रकार KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी भी स्टेट सॉलिड है और जब इसका जल के साथ विलयन तैयार किया जाता है तो ये पोटेशियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन। इसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का दुर्बल क्षार है और जब इसका जलीय विलयन तैयार किया जाता है तो मैग्नीशियम आयन बनते हैं और OH आयन बनते हैं। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जो क्षार होते हैं उसका जल के अंदर विलयन बनाए तो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो सारे क्षार हैं वो जल में घुलनशील नहीं हो सकते। इस प्रकार के प्रश्न सत्य असत्य, सही गलत में आ सकते हैं कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, सत्य है या असत्य है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील क्षार होता है उसको ही क्षार कहते हैं। अब कौन से ऐसे क्षारक हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं? सभी धातुओं के ऑक्साइड क्षारक होते हैं। सभी धातुओं के ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी धातुओं के ऑक्साइड होते हैं जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो ये सभी धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो उनको क्षारक कहते हैं। उनको क्षारक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी जल में विलय नहीं होते हैं। जो क्षारक जल में विलय हो जाता है उसको तो क्षार कहते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं उनको क्षारक कहा जाता है, उनको क्षार नहीं कह सकते। अतः हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्न रूप में लिख सकते हैं। अतः जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है अम्ल और क्षार की तो लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे अम्ल एक लिया गया HX, ये अम्ल के हाइड्रोजन आयन है और ये X इसके अंदर प्रतीकात्मक रूप से है, और क्षारक MOH इसके अंदर ये क्षारक के OH आयन है। तो इनसे क्या बन गया? लवण, MX लवण प्लस जल का निर्माण हुआ है। तो यहाँ से अम्ल में से H+ आयन और यहाँ क्षारक में से OH आयन, ये दोनों मिलकर क्या बना लिया? जल का निर्माण कर दिया और यहाँ पर लवण का निर्माण हुआ है। तो जल में अम्ल या क्षारक घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ही ऊष्माक्षेपी होती है। इसीलिए जल में सांद्र अम्ल को मिलाते समय जल को धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए। हमको अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, जल में अम्ल मिलाना चाहिए। जल को किसी प्रणाली में जल ले लिया और उसके अंदर किसी भी अम्ल को, जैसे हमारे को डाइल्यूट करना है, उसको तनुकृत करना है, उसमें जल मिलाना है, तो पहले जल लेंगे और फिर उसमें अम्ल धीरे धीरे से उसके अंदर मिलाते रहेंगे। तो वो जो अम्ल होगा वो अम्ल यानी तनुकृत हो जाएगा। इसीलिए जल में सांद्र अम्ल को मिलाते समय जल को धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए। अब ये तनुकरण क्या प्रक्रिया है? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, आयन कौन से हैं? अगर अम्ल है तो हाइड्रोनियम आयन और क्षार है तो OH आयन। OH आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जैसे पहले 1 लीटर अगर सांद्र अम्ल है और उसमें हाइड्रोनियम आयन 20 हैं या 50 हैं या 100 हैं, अब उस अम्ल में या उस अम्ल के अंदर हमने मिला दिया जल, या जल में अम्ल मिलाया, तो उसका आयतन तो बढ़ गया। तो उसका आयतन पहले 1 लीटर के अंदर 100 H+ आयन थे, अब 2 लीटर में 100 H+ आयन है। तो उनकी आयनों की सांद्रता बढ़ चुकी है। पहले आयनों की सांद्रता 1 लीटर में बटी हुई थी, अब आयनों की सांद्रता 2 लीटर में बढ़ चुकी है। तो इसलिए जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में जो कमी हो जाती है, अगर वो अम्ल है तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी होगी और क्षार है तो OH आयन की सांद्रता में कमी होगी। तो आयतन में कमी हो जाती है। इस जो प्रक्रिया है इसको तनुकरण कहते हैं। अब अम्ल एवं क्षार में समानताएं, कि अम्ल एवं क्षार में क्या क्या समानताएं, अम्ल और क्षार में क्या क्या अंतर हैं ये तो अपने को पता है, लेकिन अम्ल और क्षार में क्या समान चीज़ है, इसमें कौन कौन सी बिंदु इसके अंदर एक जैसे हैं, ये एक प्रकार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे वीडियो के अंदर पहले ही था कि अम्ल और क्षार की समानता है। तो इतना जब हमने किया है तो 3 चीज़ें निकल के आई है इसमें मेन, कि अम्ल और क्षार में दोनों ही जल में घुल करके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उत्पन्न करते हैं। अम्ल या क्षार है, दोनों को अगर जल में मिला दिया जाए
जल में उसका घोल दिया जाए सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार को, तो ऊष्मा अक्षेपीय विक्रिया उत्पन्न करते हैं। ये दोनों के अंदर एक प्रकार की समानता है। अम्ल और क्षार जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल हो चाहे क्षार हो, उसका जब जलीय विलयन बनाया जाए तो वो आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल तो H+ आयन देते हैं और क्षार OH आयन देते हैं, अर्थात इनका आयनीकरण हो जाता है। और तीसरी जो इसके अंदर है समानता कि अम्ल और क्षार दोनों विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन के कारण और क्षार OH आयन के कारण विद्युत का चालन करते हैं। ये तीन अम्ल और क्षार के अंदर इक्विलिटी है, इनके अंदर यानी समानताएं हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे नहीं पूछा जा सकता है कि अम्ल और क्षार में 2 या 1 समानता लिखें या 3 समानताएं लिखें। IJP का मतलब है इसे जरूर पढ़ें। तो इस प्रकार से ये अम्ल और क्षार के अंदर 3 समानताएं आपको ध्यान में रखनी। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार, जैसे इनके नाम से ही लग रहा है कि बहुत मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, इनका नामकरण किस आधार पर हुआ है? इनको प्रबल क्यों कहा गया? अगर प्रबल अम्ल है तो दुर्बल अम्ल भी होंगे और प्रबल क्षार है तो दुर्बल क्षार भी होंगे। तो अम्ल और क्षार के विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या को जानने के लिए हमें सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करते हैं। भी आयनों की संख्या, हाइड्रोजन आयनों की संख्या ज़्यादा होगी तो वो प्रबल अम्ल होगा और OH आयनों की संख्या ज़्यादा होगी तो प्रबल क्षार होगा। तो वहाँ आयनों की संख्या को अपन काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन उन आयनों की संख्या को जानने के लिए एक सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करते हैं। एक सार्वत्रिक सूचक जो होता है, जो कि अम्ल और क्षार सभी के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करता है। ये एक ऐसा सार्वत्रिक सूचक है जो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, आपका जो सिलेबस है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ही बताया गया है, तो हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। जितने उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अलग होगी तो उनमें सब में उनका कलर अलग अलग शो होगा। अब ये जो है सार्वत्रिक सूचक है, ये है pH स्केल। तो pH स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने की एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। देखो यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ही इसके अंदर ज्ञात कर रहे हैं, हाइड्रोजन जो आयन है उनकी सांद्रता ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम pH स्केल। इसी प्रकार से POH स्केल भी होता है जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। POH स्केल वो क्या करेगा, वो यानी हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता है उसको ज्ञात करेगा। ये pH स्केल है, तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने का एक जो स्केल विकसित किया गया उसे pH स्केल कहते हैं। अब pH स्केल में P से क्या मतलब है? P सूचक है पुंसास। P का यहाँ इंडिकेटर क्या है? पुंसास, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति, यानी हाइड्रोजन आयनों की कितनी शक्ति है। हाइड्रोजन आयनों की शक्ति ज़्यादा होगी तो वो अम्ल कैसा होगा? प्रबल अम्ल होगा। और अगर हाइड्रोजन आयनों की शक्ति कम होगी तो वो दुर्बल अम्ल होगा। तो ये यहाँ पर पूछा जा सकता है कि pH में P जो अक्षर है ये किसका सूचक है? ये यानी पुंसास है, इसका मतलब ये पुंसास से P लिया गया है। और पुंसास किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। pH स्केल की जो रेंज होती है, इसकी परास 0 से लगा करके 40 तक होती है, यानी 14 तक होती है। 0 अधिक अम्लता और 14 जो है वो अधिक क्षारीयता तक होती है। 0 से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अम्लता कम होती जाती है और लास्ट में जब अपन यानी 14 पर आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या बढ़ जाती है? वहाँ पर यानी क्षारीयता पीक पॉइंट पे होती है। pH स्केल ऐसी संख्या है जो किसी विलयन की अम्लता अथवा अक्षारीयता को दर्शाती है। तो pH में जब उसकी pH 0 से 6 तक है तो वो अम्लीय होगा, और 7 है तो उदासीन होगा, और 7 के आगे है, 7 से ज़्यादा संख्या है तो वो क्या होगा? विलयन, वो यानी क्षारीय विलयन होगा।
इसको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये देखो, ये पीएच स्केल 0 से लगा करके 14 तक है। ये पीएच स्केल नहीं है, ये मैंने पीएच स्केल को आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। पीएच स्केल एक अलग होती है जिसके अंदर अलग अलग यानी कलर के स्ट्रिप बने होते हैं यहाँ पर, जैसे रेड, फिर उसके बाद लाइट रेड, फिर उसके बाद हो गया पिंक। इस प्रकार अलग अलग उसके अंदर लाइन वाइज कलर की स्ट्रिप होती बनी हुई। तो ये पीएच जो स्केल होती है 0 से लगा करके 14 तक है। तो इधर देखो, ये यहाँ हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ रही है और इधर हाइड्रोजन आयनों की संख्या कम होती जा रही है। इसका मतलब जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की संख्या कम होगी वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ती जाएगी, और हाइड्रोजन आयनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे अम्लता उसकी बढ़ती जाएगी। तो इधर ये जो तीर का चिन्ह है ये है बढ़ती अम्लीय प्रकृति का है। इधर अम्लीय प्रकृति कैसी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे 6 से ज़्यादा अम्लीय 5, जिसकी पीएच 5 है वो होगा, उससे ज़्यादा अम्लीय 4, देखो उससे ज़्यादा अम्लीय जिसकी पीएच 3 है वो होगा, उससे ज़्यादा अम्लीय जिसकी पीएच 2 है वो होगा, क्योंकि यहाँ देखो हाइड्रोजन आयनों की संख्या ज़्यादा है और फिर यहाँ और ज़्यादा हाइड्रोजन आयनों की संख्या। तो हाइड्रोजन आयनों की संख्या जब अधिक होती है तो पीएच उसकी कम होती जाती है। तो पीएच जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा प्रबल अम्लीय होगा। जिसकी पीएच 7 है वो उदासीन होगा, ना तो अम्लीय के गुण होंगे और न ही उसके अंदर क्षारीय गुण होंगे, वो उदासीन होगा। 7 से आगे जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। जैसे 8 के बाद 9, तो इधर भी देखो क्षारीय प्रवृत्ति जैसे बढ़ रही है तो वैसे OH आयनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और इधर OH आयनों की संख्या घटती जा रही है। तो इस प्रकार से OH आयनों की जब संख्या बढ़ती है तो उसकी क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से इसको बताया गया है। और इधर H+ आयनों की सांद्रता में कमी हुई, H+ आयनों की सांद्रता में कमी हुई तो OH आयनों की संख्या बढ़ रही है, तो इधर उसकी क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है। अब इसमें ये तो हो गया पीएच स्केल को मैंने आपको यहाँ इसके अंदर बताया गया। अब पीएच जो स्केल के अंदर अलग अलग जो यानी कलर शो होते हैं वो आपकी बुक के अंदर ये स्केल बताई गई है। ये देखो इसमें अलग अलग कलर शो हो रहे हैं इसके अंदर। तो ये पीएच स्केल इस प्रकार की होती है जिसमें अलग अलग रंग होते हैं और जो जैसा रंग शो करता है उसी कलर से उसको मिलान किया जाता है। अब ये कलर में मिलान कैसे करते हैं, एक ये तो पीएच स्केल है और एक अलग होती है पीएचएल स्ट्रिप, जिसके अंदर पीले पीले से इस प्रकार के कागज़ के टुकड़े होते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर होते हैं वैसे सेम रंग होता है उन सभी का, येलो कलर हो चाहे रेड हो चाहे कोई भी कलर हो। उन प्रबल अम्ल, जो अम्ल जलीय विलयन में वियोजित होकर के अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, उनके आयन बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। H+ आयन यानी उसके धन आयन और उसके ऋण आयन, तो पूर्णतः वियोजित होकर के अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, उनको कहते हैं अपन प्रबल अम्ल। और ये पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं, यानी इनके जो H+ जो आयन होते हैं, हाइड्रोजन जो आयन होते हैं, वो सभी हाइड्रोजन आयन जल के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेते हैं। अल्प वियोजित नहीं होते, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन और उसके ऋण आयन उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। तो ऐसे जो अम्ल होते हैं उन अम्लों को कहते हैं अपन प्रबल अम्ल। इनके उदाहरण है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है नाइट्रिक अम्ल HNO3, HClO4 यानी परक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रो आयोडिक। ये जो अम्ल हैं, ये 6 अम्ल ये ही यानी प्रबल अम्ल हैं। इसके अलावा बाकी जो अम्ल हैं वो सभी यानी दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आएंगे। तो आपको इनके उदाहरण याद रखने हैं कि H2SO4, HNO3, HClO4, HCl, HBr और HI, ये सभी यानी प्रबल अम्ल हैं। इसके अलावा बाकी सभी दुर्बल अम्ल हैं। तो ये हो गए यानी प्रबल अम्ल के उदाहरण। इनके उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं कि किन्हीं 2 प्रबल अम्ल के उदाहरण दीजिए, या ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल
है। अब आ रहे हैं यानी दुर्बल अम्ल। जो अम्ल जलीय विलयन में कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, यानी ये पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। कहने का मतलब है ये पूर्णतः उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो जो अम्ल जलीय विलयन में कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं उनको दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी उनके जो H+ आयन होते हैं वो आयन सारे आयन जल के साथ में नहीं मिलते हैं और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण नहीं करते हैं, तो ऐसे अम्ल कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। सभी यानी कार्बनिक अम्ल जो होते हैं जिनमें कार्बन होता है वो सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COH, H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड HCOOH, बेंजोइक एसिड C6H5COOH। देखो सब में कार्बन आ रहा है, सब में कार्बन आ रहा है। तो ये सारे कार्बनिक अम्ल जो होते हैं ये सभी दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। एक हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF ये भी दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है। HBr और HI, HBr और HI ये तो प्रबल अम्ल की श्रेणी में, लेकिन HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये दुर्बल अम्ल की श्रेणी में है। इसी प्रकार नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक ये नाइट्रस है, HNO2, HNO3 जो ऊपर था HNO3 ये तो प्रबल अम्ल की श्रेणी में है, ये नाइट्रिक अम्ल है। और HNO2 ये नाइट्रस अम्ल है या नाइट्रस एसिड है, ये दुर्बल अम्ल है। इसी प्रकार से H2SO4 यानी सल्फ्यूरस अम्ल, ऊपर था सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये तो प्रबल अम्ल है। और H2SO3 ये है सल्फ्यूरिस अम्ल जो कि दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है। वैसे ही यानी प्रबल क्षार जो होते हैं, जो क्षार जलीय विलयन में पूर्ण वियोजित होकर के अधिक संख्या में OH आयन देते हैं। अब OH आयन अधिक संख्या में देते हैं, इनको अपन गिन तो नहीं सकते हैं, तो कौन प्रबल होगा कौन दुर्बल क्षार होगा, तो इनकी अपन pH स्केल से जानकारी ले लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। इसके उदाहरण हैं NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है बुझा हुआ चूना। तो ये सारे यानी प्रबल अम्ल हैं, ये जलीय विलयन में पूर्ण वियोजित होकर के OH आयन आसानी से दे देते हैं और OH आयनों की संख्या भी ज़्यादा होती है। अब आ रहे हैं दुर्बल क्षार। वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH- आयन तथा धन आयनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। ये पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं, ये आंशिक टूटते हैं और कुछ क्षार बिना टूटे ऐसे ही रहता है। तो ऐसे जो क्षार हैं जो जलीय विलयन में कम OH आयन देते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, तो उनको अपन कहते हैं दुर्बल क्षार, क्योंकि उसमें OH आयनों की संख्या कम होती है। जब वो पूर्णतः वियोजित नहीं हुआ है तो OH आयनों की संख्या उसमें कम रहेगी। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एंटासिड के रूप में काम में लेते हैं। इसको अपन जब अपने शरीर में एसिडिटी हो जाती है तो अपन इनो यूज़ में लेते हैं, तो इनो में ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है एंटासिड। तो ये एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। तो अपन खाने के लिए जो अपन काम में लेते हैं ये सभी सारे ये यानी दुर्बल क्षार ही होते हैं। अपन यानी प्रबल क्षार को काम में नहीं ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा यानी खतरनाक होते हैं। तथा AlOH3 यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे यानी दुर्बल क्षार हैं। आपको इनके उदाहरण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के उदाहरण ये और दुर्बल क्षार के उदाहरण ये। तो दो दो तीन तीन आपको उदाहरण याद रखने, उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं। दैनिक जीवन में pH का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में पेड़ पौधों, जानवरों और मनुष्य के लिए pH का क्या महत्व है। pH जब अम्लीय हो, क्षारीय हो या उदासीन हो तो उसका हमारे दैनिक जीवन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में कुछ बिंदु हैं ये। पौधों और पशु, पौधे और जो पशु होते हैं वो pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं
जो कि अधिक पीएच वाली मिट्टी में उगते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कम पीएच वाली मिट्टी में उगते हैं, और जो पशु होते हैं उनका भी शरीर एक निश्चित पीएच परास के बीच अच्छी तरीके से कार्य करता है। जैसे हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर, इसका मतलब क्षारीय प्रकृति के अंदर कार्य करता है। हमारे शरीर के अंदर क्षारीय जब होती है प्रकृति 7 से 7.8, इसका मतलब 7 से ऊपर है तो हमारे शरीर की जो होती प्रकृति वो यानी क्षारीय जब होती है तो हमारा शरीर अच्छी तरीके से कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। वर्षा के जल का पीएच का मान 5.6 से कम कैसे हो जाता है और अम्लीय वर्षा क्यों होती है? अम्लीय वर्षा वातावरण के अंदर जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये जब वर्षा के पानी के साथ मिलती है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है, H2SO4। और H2SO4 अम्ल जब बरसात के पानी के साथ नीचे गिरता है ज़मीन के ऊपर तो उस मिट्टी को भी वो अम्लीय मिट्टी हो जाती है। तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, तो उसी अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ऐसी वर्षा का पानी जब नदियों में जाता है तो पानी में रहने वाले जीव जंतु, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनको रहने के लिए एक उचित वातावरण नहीं मिलता है, उनका रहने का जो आवास है वो अम्लीय हो जाता है और वो अच्छी तरीके से अपनी उपापचय क्रियाएं वहाँ प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो उनकी मृत्यु का कारण भी एक अम्लीय वर्षा है। और अम्लीय वर्षा के कारण ही बड़े बड़े यानी स्मारक, जैसे ताजमहल है वो यानी कुरूप होता जा रहा है, उसका वाइट संगमरमर यानी येलो कलर का हो रहा है, तो ये सभी अम्लीय वर्षा के कारण है। और अम्लीय वर्षा वातावरण में जब सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें जब ज़्यादा होगी तो ये अम्लीय वर्षा का कारण होती है। बगीचे की मिट्टी का पीएच, बगीचे की मिट्टी का पीएच, मिट्टी की जांच भी होती है। अमूमन मिट्टी की पीएच की जांच करते हैं कि मिट्टी कैसी अम्लीय है या क्षारीय है। तो अच्छी उपज के लिए पौधों को 6.2 से 6.8 पीएच परास की आवश्यकता होती है। मतलब न तो ज़्यादा अम्लीय और न इस प्रकार क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय के आसपास जब मिट्टी की पीएच होती है तो उस मिट्टी को अच्छी उपज के लिए पौधों को इस परास की आवश्यकता होती है। तो ऐसी मिट्टी की जो परास होती है वो अच्छी होती है और पेड़ पौधे या फसल उसमें अच्छी तरीके से विकसित होती है। मिट्टी की पीएच अगर अम्लीय है तो उसके अंदर यानी क्षार डालते हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया। और अगर मिट्टी की पीएच अगर यानी क्षारीय है तो उसमें अम्ल अगर मिट्टी ऊसर है या मिट्टी अगर क्षारीय है तो उसमें अपन देसी खाद डालते हैं। देसी खाद डालते हैं तो देसी खाद में रहने वाले सूक्ष्म जीव अम्ल का विमोचन करेंगे। अम्ल ज़्यादा निकालेंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, उदासीन प्रवृत्ति की हो जाएगी। तो ऊसर मिट्टी में, वो क्षारीय मिट्टी में अपन खाद, देसी खाद इसलिए डालते हैं। और मिट्टी अगर ज़्यादा अम्लीय है तो उसके अंदर अपन क्षार डालते हैं, जैसे कि चूना हो गया, पत्थर हो गया, चौक हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो डाले जाते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र का पीएच भी हमारे शरीर को स्वस्थ रहने का आधार है। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हमारा जो उदर है, मतलब हमारा जो आमाशय है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन के पाचन में सहायक है। अपच की स्थिति में जब अपन ज़्यादा खाना खा लेते हैं और भोजन पच नहीं पाता है तो उस भोजन को पचाने के लिए ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय के अंदर आता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। जो जठर ग्रंथियाँ होती है वो जठर ग्रंथियाँ ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारे आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और एसिडिटी की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे कि उदर दर्द और जलन होता है, एसिडिटी होती है हमें। तो इस एसिडिटी से मुक्ति के लिए, इस जलन से मुक्ति के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो इन्नों में होता है, वो लेने से फिर हमारे पहले से अम्ल है और हमने क्षार लिया तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, लवण और जल का फॉर्मेशन होगा और हमारे को आराम मिलेगा।
तो हमारे शरीर का पीएच भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएच किस प्रकार का लेवल में संतुलित रहना चाहिए। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखो पीएच परिवर्तन जब होता है हमारा मुंह का, तो हमारे दांत यानी टूटने लग जाते हैं। हमारे जो प्री मोलर और मोलर जो टीथ होते हैं वो यानी क्षतिग्रस्त होते हैं। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल, ये दांतों के ऊपर एक प्रकार का कवच होता है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, जो हमारे दांतों के ऊपर एक प्रकार का कवच के रूप में होता है, वो यानी संरक्षित हो जाता है, यानी वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। अब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम कैसे होता है। जब अपन खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं और रात को सोते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मुंह के अंदर बचे हुए यानी शर्करा खाद्य के जो कण होते हैं यानी खाद्य पदार्थों का, उनका क्या करते हैं, वो निम्नीकरण करते हैं, वो उनको खाते हैं, तो वहाँ से अम्ल उत्पन्न होता है। वो सूक्ष्म जीव अम्ल उत्पन्न करते हैं और ये अम्ल ही हमारे दांतों के नष्ट होने का कारण है। अम्ल है, एसिड है, तो वो फिर हमारे दांतों को क्षतिग्रस्त करते जाते हैं। हमारे प्री मोलर और मोलर जिनको अपन दाढ़े कहते हैं वो नष्ट होती ज़्यादा। तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं और क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करके अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। इसलिए खाना खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए जिससे कि मुंह के अंदर ये शर्करा और खाद्य के कण नहीं रहें और बैक्टीरिया जो हैं वो अम्ल उत्पन्न नहीं करें। तो अम्ल की जो आधिक्य मात्रा है उसको उदासीन करने के लिए यानी क्षारीय दंत मंजन का उपयोग किया जाता है। तो पीएच परिवर्तन के कारण भी दंत क्षय का ये कारण है। पौधों और जंतुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कुछ पौधे, कुछ जंतु, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि अम्ल मोचित करते हैं। जैसे मधुमक्खी का डंक, ये फॉर्मिक एसिड छोड़ता है। जब ये डंक मारता है मधुमक्खी तो हमारे वहाँ जलन होती है और एक प्रकार का दर्द और सूजन आ जाती है, जिससे दर्द एवं जलन होती है। तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, ये यानी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग से आराम मिलता है। बेकिंग सोडा जिसको कि मीठा सोडा भी कहते हैं, इसका प्रयोग करने से, क्योंकि ये एक दुर्बल क्षारक है, क्योंकि अपन प्रबल क्षारक का प्रयोग तो कर नहीं सकते, उससे और हमारे ज़्यादा तेज जलन होती है। तो बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग करने से वहाँ उदासीनीकरण की विक्रिया होगी और मधुमक्खी के डंक से हमारे को आराम मिलेगा। इसी प्रकार से एक पौधा है नेटल के पौधे के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। नेटल का पौधा पहाड़ी इलाकों में और जब होता है जंगल में, तो जब हम उसके संपर्क में आ जाते हैं तो उसकी पत्ती के ऊपर छोटे छोटे रोम होते हैं, डंक होते हैं, वो हमारे जब लग जाते हैं तो एक प्रकार का मेथेनोइक अम्ल होता है उनमें, तो उससे भी हमारे शरीर के ऊपर खुजली होना, जलन होना, ये इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो इनसे बचने के लिए हमारे को एंटासिड या कुछ यानी ऐसे दुर्बल क्षारों का प्रयोग करते हैं तो हमारे को आराम मिलता है। तो इस प्रकार ये पीएच का हमारे दैनिक जीवन में महत्व आपको बताया गया है। ये वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो मेरा मानना अच्छा ही लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी फ़ायदा उठा सके, और हमारे चैनल को घंटी का बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन करें जिससे कि और जो वीडियो अपलोड होते हैं वो आप तक पहुंच सके। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।